Welcome to this Concept Explainer brought to you by CBSE Scholar of profsam.com, that is profsam.com. तो आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का यूनिट 10 वेव ऑप्टिक्स। प्रॉमिस है इस चैप्टर का जो डर है ना वो बिल्कुल निकाल देंगे। कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बना देंगे कि हमेशा के लिए याद रहेंगे। ओह गुड। मुझे तो ये चैप्टर रे ऑप्टिक्स से ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। वहाँ कम से कम स्ट्रेट लाइंस आती थी, यहाँ सब वेव्स। एग्जैक्टली और इसीलिए डर लगता है। चलो एक बिल्कुल सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। साबुन के बुलबुले, सोप बबल्स देखें, उनमें वो सुंदर रेनबो जैसे कलर्स क्यों दिखते हैं? क्या साबुन में ही कोई रंग होता है? नहीं, साबुन तो ट्रांसपेरेंट जैसा ही होता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। पानी कलरलेस, सोप कलरलेस, पर बबल एकदम कलरफुल। ये कलर्स आते कहाँ से हैं? गुड क्वेश्चन। और एक और चीज सोचो, आजकल जो चश्मे आते हैं या कैमरा लेंस, हाँ, एंटी ग्लेयर वाली। यस, वो एंटी ग्लेयर कोटिंग, वो असल में लाइट के रिफ्लेक्शन को कैंसिल कर देती है, लाइट को ही लाइट से काट देती है। वेट, लाइट को कैंसिल करना मतलब रोशनी से अंधेरा? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल है अगर हम समझें कि लाइट सिर्फ एक सीधी लाइन यानी रे नहीं है। पिछला चैप्टर रे ऑप्टिक्स आधी कहानी थी, पूरी कहानी है वेव ऑप्टिक्स, जो कहता है कि लाइट एक वेव है, एक लहर। लहर जैसे पानी में पत्थर फेंकने से बनती है, वैसी? बिल्कुल वैसी। इमेजिन करो एक शांत तालाब है, तुमने बीच में एक पत्थर फेंका, क्या होता है? गोल गोल रिपल्स बनते हैं जो किनारे की तरफ जाते हैं। करेक्ट। लाइट भी ठीक ऐसे ही ट्रैवल करती है, वो एक लहर की तरह हर दिशा में फैलती है। ओके, तो लाइट एक सीधी लाइन नहीं बल्कि एक फैलती हुई लहर है। ठीक है। तालाब में एक पत्थर की जगह तुमने एक साथ आजू बाजू में 2 पत्थर फेंके, अब क्या होगा? दोनों पत्थरों से अपनी अपनी गोल लहरें निकलेंगी और फिर वो आपस में टकराएंगी। एग्जैक्टली। अब सोचो, जहां एक लहर का ऊपर वाला हिस्सा यानी क्रेस्ट दूसरी लहर के क्रेस्ट से मिलेगा, तो वहां पानी और ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। डबल इफेक्ट। बिल्कुल। और जहां एक लहर का क्रेस्ट दूसरी लहर के नीचे वाले हिस्से यानी ट्रफ से मिलेगा, एक ऊपर उठा रहा है, दूसरा नीचे ले जा रहा है, तो वहां पानी शांत हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। परफेक्ट। वहां पानी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। अब यही चीज लाइट के साथ इमेजिन करो। कहीं कहीं रोशनी जुड़कर और ज्यादा ब्राइट हो जाती है और कहीं कहीं एक दूसरे को कैंसिल करके अंधेरा बना देती है। वाओ, मतलब लाइट प्लस लाइट कैन इक्वल डार्क। ये हजम करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और इसी पैटर्न को इंटरफेरेंस कहते हैं। यही सोप बबल्स में होता है और हमें कलर्स दिखते हैं। ओके, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तो ये जो पूरा वेव का आइडिया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एनसीईआरटी में इसकी हिस्ट्री दी हुई है। हाँ, और वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। चलो इसकी थोड़ी टेक्निकल साइड देखते हैं। काफी टाइम तक एक बड़ी फाइट चली थी, लाइट पार्टिकल है या वेव। पार्टिकल वर्सेस वेव। हाँ, न्यूटन ने कहा कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जिनको उन्होंने कॉर्पसल्स कहा। अच्छा। इससे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आसानी से एक्सप्लेन हो गए। लेकिन 1678 में क्रिश्चियन हायोजेंस ने कहा नहीं, लाइट एक वेव है। तो फिर आगे क्या हुआ? दोनों थ्योरीज में एक बहुत बड़ा फर्क था। न्यूटन के हिसाब से लाइट जब डेंसर मीडियम जैसे पानी या ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ओके। जबकि ह्यूगन्स की वेव थ्योरी ने प्रिडिक्ट किया कि स्पीड कम हो जाती है। और सही कौन था? करीब 150 साल बाद 1850 में फुको ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि पानी में लाइट की स्पीड हवा से कम होती है। ओह, तो ह्यूगन्स सही थे। हाँ, इससे वेव थ्योरी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। लेकिन असली जीत तब हुई जब 1801 में थॉमस यंग ने अपना फेमस डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट किया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? उसने दिखा दिया कि लाइट वेव्स आपस में मिलकर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस यानी पट्टियां बनाती हैं। ये पार्टिकल्स से तो पॉसिबल ही नहीं था। राइट। पार्टिकल्स तो सीधे जाकर 2 ब्राइट स्पॉट्स बना देते। बिल्कुल। तो इससे वेव थ्योरी फाइनली एस्टैब्लिश हो गई। पर एक सवाल अभी भी है। हाँ, अगर लाइट वेव है तो उसे वैक्यूम में ट्रैवल करने के लिए मीडियम क्यों नहीं चाहिए? साउंड को तो चाहिए होता है। ब्रिलियंट क्वेश्चन। यही आखिरी सवाल बचा था। इसका जवाब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया। उन्होंने प्रूव किया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, जिससे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। वो अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के दम पर ही आगे बढ़ती है। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. तो ये चैप्टर पिछले चैप्टर रे ऑप्टिक्स के वॉट को वाई में बदलता है। रे ऑप्टिक्स ने बताया कि स्नेल्स लॉ होता है। वेव ऑप्टिक्स समझाएगा कि स्नेल्स लॉ क्यों होता है। अच्छा, तो ये फाउंडेशन है आगे के टॉपिक्स इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के लिए। एग्जैक्टली। अब चलो कुछ ऐसी गलतफहमियों की बात करते हैं जिनकी वजह से एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। ओके, हाँ, ये जरूरी है। पहली गलतफहमी, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइंस में चलती है। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं क्योंकि उन्होंने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है और शैडोज भी शार्प दिखते हैं। तो ये गलत है। हम तो हमेशा यही सीखते आए हैं। ये आधी सच्चाई है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट हमेशा हर ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से थोड़ा सा बेंड करती है। इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। बेंड करती है, पर हमें दिखाई तो नहीं देती बेंडिंग। करेक्ट। इसलिए नहीं दिखती क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी है कि हमें ये बेंडिंग आम जिंदगी में बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ दिखाई ही नहीं देती। ओह, तो मतलब डिफ्रैक्शन हमेशा होता है, बस नॉर्मली हम उसे नोटिस नहीं कर पाते। परफेक्ट, यही पॉइंट है। अब दूसरी गलतफहमी, दो लाइट सोर्सेज हमेशा चीजों को और ज्यादा ब्राइट बनाते हैं। लेकिन ये तो आम बात है ना, दो बल्ब्स एक से तो ज्यादा ही रोशनी देंगे। आम बल्ब्स के लिए ये सही है क्योंकि वो इनकोहेरेंट होते हैं, उनकी वेव्स का कोई तालमेल नहीं होता। इनकोहेरेंट, ठीक है। लेकिन अगर सोर्सेज कोहेरेंट हों, जैसे एक लेजर को स्प्लिट करके बनाए गए, तो वो इंटरफेयर करते हैं। और उस इंटरफेरेंस से कहीं पर इंटेंसिटी 4 गुना यानी 4 टाइम्स हो जाती है और कहीं बिल्कुल 0, अंधेरा। ओके, तो अगर सोर्सेज कोहेरेंट हैं तो लाइट प्लस लाइट कैन इक्वल डार्क। करेक्ट, ये पॉइंट अब क्लियर है। ग्रेट। चलो अब इन सब चीजों को हमेशा याद रखने के लिए एक सिंपल फ्रेज बनाते हैं। हाँ प्लीज। मेमोरी एंकर। लाइट इज अ वेव, इट बेंड्स, इट इंटरफेयर्स एंड इट हैज डायरेक्शन। बेंड, इंटरफेयर, डायरेक्शन। हाँ, बेंडिंग का मतलब है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस का मतलब है इंटरफेरेंस और डायरेक्शन का मतलब है पोलराइजेशन। पूरा चैप्टर इसी एक लाइन में है। वाह, बेंड, इंटरफेयर, डायरेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। ये इजी है। और पोलराइजेशन को फील करने के लिए एक फिजिकल जेस्चर भी है। सोचो, तुम एक रस्सी को ऊपर नीचे हिला रहे हो, एक वर्टिकल वेव बन रही है ना? हाँ ठीक है। अब अपने दूसरे हाथ से एक वर्टिकल स्लिट बनाओ, जैसे 2 उंगलियां खड़ी करके, और रस्सी को उसके बीच से निकालने की कोशिश करो। निकल जाएगी। हाँ, आराम से। अब स्लिट को हॉरिजॉन्टल कर दो, उंगलियों को लिटा दो। अब तो रुक जाएगी। रस्सी वर्टिकल हिल रही है, हॉरिजॉन्टल स्लिट उसे ब्लॉक कर देगी। यही है पोलराइजेशन। एक पोलरॉइड फिल्टर ऐसी ही एक स्लिट है। वो सिर्फ उन वाइब्रेशंस को पास करता है जो उसके पैरेलल होते हैं। वाओ, ये आसान है विजुलाइज करना। ये तो हमेशा याद रहेगा। चलो अब इस पूरे इंट्रोडक्शन को 3 पॉइंट समरी में रैप अप करते हैं। ओके। पॉइंट 1, लाइट वेव प्रॉपर्टीज दिखाती है जैसे डिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग अराउंड कॉर्नर्स, इंटरफेरेंस यानी पैटर्न्स ऑफ ब्राइट एंड डार्क, और पोलराइजेशन। ये चीजें रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पॉइंट 2, विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो 400 से 700 नैनोमीटर्स है, वो बहुत बहुत छोटी होती है। इसीलिए ये वेव इफेक्ट्स हमें आम जिंदगी में आसानी से नहीं दिखते। और पॉइंट 3, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ट्रैवल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से कवर हो गया। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROFSAM, right? Yes, PROFSAM.com। अगले ऑडियो में मिलते हैं। कीप लर्निंग।